आज के वीडियो में जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग अर्थात बैक्टीरियल डिसीजेस के अंतर्गत टाइफाइड, निमोनिया, तपेदिक, हैजा, डिप्थीरिया, सिफिलिस, गोनोरिया, डायरिया यानी अतिसार, टिटनेस और कोढ़, इन सभी बैक्टीरियल डिसीजेस के बारे में चित्र सहित आपको समझाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइफाइड के बारे में समझ लेते हैं। तो यह रोग जीवाणु साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। जो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु होता है इसके कारण टाइफाइड रोग हो जाता है। और ये कहां पर संक्रमण करता है? तो ये आंतों में संक्रमण करता है और आंतों में संक्रमण के कारण ही टाइफाइड रोग अथवा मियादी बुखार हो जाता है। तो यह जीवाणु आंत की दीवार को क्षतिग्रस्त कर देता है। जो आंत की हमारे दीवारें होती, जो आंतरिक सतहें होती हैं, उनको क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे लगातार बुखार रहने लगता है। हमें हमेशा बुखार रहता है, नब्ज धीमी हो जाती है, शरीर पर गुलाबी रंग के चकत्ते से उभर आते हैं और रोगी को मूर्छा आती रहती है या मूर्छा रहती है। यह 2 से 3 सप्ताह तक रहता है। जो टाइफाइड होता है लगभग 2 से 3 सप्ताह तक रहता है। लेकिन अस्थिमज्जा, प्लीहा, पित्ताशय आदि के संक्रमित होने पर इसके दोबारा होने की संभावनाएं रहती हैं। कहने का मतलब अगर अस्थिमज्जा, प्लीहा या पित्ताशय तक संक्रमित हो गया है तो ये फिर से भी हो जाता है। आते हैं रोग कैसे फैलता है इस पर, यानी स्प्रेड ऑफ डिसीजेस पर। तो रोगी के मल मूत्र के साथ इस रोग के जीवाणु शरीर से बाहर निकलते हैं। जब रोगी का मल बाहर आता है तो उसी के साथ में ये जो जीवाणु होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, जो मक्खियों द्वारा पीने के पानी तथा खाने की वस्तुओं में पहुंच जाते हैं। अब मक्खियां क्या करती हैं कि उसी मल पर बैठती हैं और बैठने के बाद फिर वो पीने वाले पानी पर कहीं बैठ जाती हैं, जाकर के फल पर कहीं बैठ गई या कहीं खाना खुला रखा है उस पर बैठ गई। इस तरह से मक्खियों के द्वारा पीने तथा खाने की वस्तुओं में जीवाणु पहुंच जाता है और स्वस्थ व्यक्तियों को संक्रमित करता है। अब आते हैं उपचार व रोकथाम पर, यानी ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन पर। तो क्लोरोमाइसिटीन नामक औषधि से इस रोग में लाभ पहुंचता है। जो टाइफाइड रोग होता है तो इसमें क्लोरोमाइसिटीन अगर दवा ली जाए तो लाभ होता है। रोग के फैलने पर प्रतिरक्षण के लिए वैक्सीन के टीके लगवाने चाहिए। यानी अगर रोग फैल रहा है तो हमें इसके वैक्सीन के टीके भी लगवाने चाहिए। रोग की रोकथाम के लिए नियमित रूप से स्नान करें, कपड़ों की सफाई करें, आसपास के स्थानों को साफ सुथरा रखें व स्वच्छ बनाए रखें। फिर आते हैं निमोनिया या फेफड़ों के शोथ पर। तो निमोनिया फेफड़ों का रोग होता है। कौन सा रोग है? फेफड़ों का रोग है, यानी कुल मिलाकर के फेफड़ों पर अटैक करता है। यह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा होता है। और किस जीवाणु के द्वारा निमोनिया रोग होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा निमोनिया रोग हो जाता है। अथवा एक और जीवाणु होता है हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी के द्वारा भी निमोनिया रोग हो जाता है। तो ये रोगाणु फेफड़ों के एल्वेलाई की म्यूकोसा को संक्रमित करते हैं। जो फेफड़ों में एल्वेलाई होती है उसकी म्यूकोसा को संक्रमित कर देते हैं। एल्वेलाई में द्रव एकत्रित होने के कारण श्वसन में कष्ट होता है। अब चूंकि वहां पर द्रव एकत्रित हो जाता है जिससे हम सांस नहीं ले पाते हैं, श्वसन में कष्ट होता है। कि रोग कैसे फैलता है, स्प्रेड ऑफ डिसीज कैसे होती है? तो रोगी के कफ व बलगम के कणों का श्वास के साथ प्रवेश करना। यानी अगर कोई रोगी है उसमें कफ उसके निकल रहा होगा, बलगम निकल रहा होगा, अगर वो थूकता है तो थूकने से अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसके संपर्क में आता है वायु के कण या किसी न किसी माध्यम से, तो उसको भी ये हो जाएगा। फिर रोगी के ग्लास, बर्तन, खाद्य एवं जल को ग्रहण करने से। अगर कोई रोगी है निमोनिया से और उसकी यूज की गई चीजों को अगर आप छूते हैं, चाहे वो ग्लास हो, चाहे बर्तन हो, चाहे खाने वाली चीजें हों, तो उनसे भी आपको हो जाएगा। और रोगी के थूक के द्वारा भी आपको हो जाएगा। तो इस तरह से फैलता है, इस तरह से स्प्रेड होता है। फिर निमोनिया के लक्षण कौन कौन से होते हैं जान लेते हैं। तो इसके अंतर्गत कपकपी, ज्वर, कफ व सिर दर्द होता है। सबसे पहला लक्षण कौन सा है? कपकपी आएगी, ज्वर यानी बुखार होगा, कफ निकलेगा और सिर दर्द होगा। फिर दूसरा है अधिक संक्रमण होने पर रोगी के होंठ व नाखून नीले पड़ जाते हैं। अगर अधिक संक्रमण फैल गया है, अधिक निमोनिया हो गई है, तो रोगी के जो होंठ होते हैं, जो नाखून होते हैं, वो नीले पड़ जाते हैं। फिर अगला
थूक के साथ रक्त आने लगता है। अगर रोगी थूकेगा तो उसके थूक से रक्त भी आता है, ब्लड भी आने लगता है। और अगला है पेट फूल जाता है और पेट भी फूल जाएगा। फिर आते हैं उपचार पर या ट्रीटमेंट पर। तो इसके लिए एरिथ्रोमाइसिन एक दवा है, एरिथ्रोमाइसिन अथवा टेट्रासाइक्लिन, ये 2 दवाओं का प्रयोग आप कर सकते हैं। ये एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं, इनको लेने से निमोनिया या फेफड़ों का शोथ ठीक हो जाता है। अगला रोग है तपेदिक या यक्षमा भी इसे कहते हैं। अंग्रेजी में ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, जिसे टीबी के नाम से हम लोग जानते हैं। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। किस जीवाणु से टीबी होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है या बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। जीवाणु का संक्रमण थूक, खांसी के बलगम तथा सीधे रोगी के संपर्क में आने पर होता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को पहले से है, उसने थूका, खांसा, खांसने से बलगम जो निकला, या सीधे उस रोगी के संपर्क में आप आ गए हैं, तो आपको भी हो जाएगा। ये जीवाणु मानव के फेफड़ों पर प्रभाव डालता है। जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, उन पर प्रभाव डालता है। इसके अलावा आहार नाल, वृक्क यानी कि किडनी, लीवर आदि पर भी कभी कभी प्रभाव डालता है। और तपेदिक रोग में हल्का ज्वर, खांसी, बलगम में खून आने लगता है, यानी हल्का हल्का सा बुखार बना रहता है, खांसी आती है, बलगम आता है और बलगम के साथ खून भी आने लगता है। इस रोग में स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि के प्रयोग से लाभ होता है और बच्चों में BCG का टीका लगाकर इस रोग से बचा जा सकता है। यानी टीबी के लिए या ट्यूबरकुलोसिस के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। फिर नेक्स्ट है हैजा या इसे बिसूचिका भी कहा जाता है और अंग्रेजी में कॉलरा कहते हैं, कॉलेरा। तो यह रोग विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। जो विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया है, इसके द्वारा हैजा या कॉलरा फैलता है और रोगी को प्रारंभ में दस्त और वमन होने लगते हैं, यानी दस्त आते हैं और उल्टियां होने लगती हैं, जिससे जो शरीर होता है, शरीर में निर्जलीकरण हो जाता है या डिहाइड्रेशन हो जाता है, या कह लीजिए पानी की कमी हो जाती है और दस्त सफेद होते हैं और पतले होते हैं और बहुत बार होते हैं, यानी अधिक संख्या में होते हैं। रोगी कमजोर हो जाता है और ज्वर बढ़ जाता है, यानी बुखार अधिक हो जाता है। जीवाणु का संक्रमण संदूषित भोजन खाने, दूषित पानी पीने से होता है। जो लोग संदूषित भोजन खाते हैं या गंदा भोजन खाते हैं जिसमें जीवाणु होता है, या फिर दूषित पानी पीते हैं, तो यह रोग हो जाता है या हैजा या कॉलरा हो जाता है। और यह रोग फैलता कैसे पूछा जाए तो मक्खी के द्वारा फैलता है। जो मक्खी होती है घरेलू, इनके द्वारा फैलता है और रोगी का तुरंत उपचार न होने से रोगी की 2 घंटे में मृत्यु हो जाती है। और हैजे की प्रभावी दवा नाइट्रोन्यूक्लेटिक एसिड और अमृत धारा की 5 से 10 बूंदें मिलाकर देने से लाभ होता है। ये प्रभावी दवा कौन सी है? नाइट्रोन्यूक्लेटिक एसिड की 20 बूंद एवं अमृत धारा की 5 से 10 बूंद मिलाकर देने से लाभ मिलता है। फिर अगला है डिप्थीरिया। यह 3 से 5 वर्ष के बच्चों में फैलने वाला सामान्य रोग होता है। इसे रोहिणी रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये कॉरेनेबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है, कॉरेनेबैक्टीरियम डिप्थीरी। और इस रोग का संक्रमण वायु में उपस्थित जीवाणुओं के द्वारा होता है। जो वायु में जीवाणु पाए जाते हैं, उनके द्वारा होता है और रोग का प्रारंभ हल्के बुखार से होता है। इस रोग से बचने के लिए, यानी डिप्थीरिया से बचने के लिए, संक्रमण के 24 घंटे के अंदर ही एंटीटॉक्सिन का उपयोग किया जाता है या एंटीटॉक्सिन का यूज किया जाता है, या फिर शल्य क्रिया के द्वारा यानी ऑपरेशन के द्वारा झिल्ली को निकालकर बाहर कर दिया जाता है। और बच्चे जो होते हैं, बच्चों में DPT का टीकाकरण किया जाता है। डिप्थीरिया में DPT का टीकाकरण किया जाता है। फिर अगला है सिफिलिस या इसे उपदंश भी कहा जाता है अथवा इसे अतिशक भी कहते हैं और यह असुरक्षित लैंगिक संबंधों के द्वारा फैलता है। यह कह लीजिए कि यह एसटीडी रोग होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है और इसे वेनेरल रोग भी कहते हैं, वेनेरल रोग। और यह रोग ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक जीवाणु के द्वारा होता है, ट्रेपोनेमा पैलिडम। और इस रोग में रोगी के जनन अंगों में घाव हो जाता है। जो जननांग होते हैं उनमें घाव हो जाता है
और रोग के अधिक विकसित हो जाने पर यानी बड़ा हो जाने पर यकृत, मस्तिष्क और अस्थियों को भी संक्रमित करता है, लीवर को, ब्रेन को और हड्डियों को भी संक्रमित करता है। और रोगी को धीमा ज्वर रहता है, धीरे धीरे बुखार रहता है और शरीर को लकवा भी मार सकता है। और यह रोग एक से अधिक व्यक्तियों से यौन संबंध स्थापित करने से फैलता है। यदि एक से अधिक व्यक्तियों से यौन संबंध स्थापित करते हैं तब यह फैलता है। इस रोग को पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से लाभ होता है, यानी यह रोग जो है ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के प्रयोग से लाभ इन्हें मिलता है। फिर अगला है सुजाक या गोनोरिया। तो इस रोग का कारक स्त्री एवं पुरुष के मूत्र मार्ग में पाया जाता है। जो स्त्री होती है, जो पुरुष होते हैं, उनके मूत्र मार्ग में होता है। और होता कौन सा जीवाणु है? तो नाइसेरिया गोनोरियाई नामक जीवाणु होता है। इसी के द्वारा ये फैलता है या इसी के द्वारा होता है। और इसके संक्रमण से जनन तंत्र की जो श्लेष्मा है वो प्रभावित होती है, जनन तंत्र की श्लेष्मा, और उसमें घाव बन जाते हैं। यह लैंगिक संबंधों द्वारा फैलने वाला रोग है, यानी ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, एसटीडी होती है। और जनन अंगों से संक्रमण दूसरे अंगों में भी फैल जाता है। चूंकि जनन अंगों में हुआ है तो उसके द्वारा दूसरे अंगों में भी पहुंच जाता है। मूत्र मार्ग में जलन भी होती है और यह रोग प्रायः पुरुषों में होता है, पुरुषों में अधिकतर पाया जाता है। स्त्रियों में इस संक्रमण का कोई प्रभाव जल्दी नहीं होता है और स्त्रियां इस रोग को एक पुरुष से दूसरे पुरुष में फैलाती हैं। प्रभाव तो नहीं होता है लेकिन फैलाती हैं, वेक्टर का कार्य करती हैं। रोगी को पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से लाभ होता है। फिर अगला है डायरिया या इसे अतिसार भी कहा जाता है। यह रोग मुख्य रूप से कैंप्लोबैक्टर साल्मोनेला और एस्चेरेशिया कोलाई नामक जीवाणुओं के द्वारा होता है। जो डायरिया है, जो अतिसार है, यह संक्रामक रोग होता है जो कठिनाई से पचने वाली वस्तुओं, सड़े गले फलों, दूषित भोजन एवं जल, सड़ा मांस एवं मछली खाने से हो जाता है। और इस रोग से ग्रस्त रोगी की आंत्र में जख्म हो जाते हैं। जो आंत होती है, इंटेस्टाइन होती है, उसमें जख्म बन जाते हैं। रोगी को पतले दस्त होने लगते हैं, जिसके बाद शरीर में जल की कमी हो जाती है, यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है। और अत्यधिक डिहाइड्रेशन से या अत्यधिक जल की कमी के कारण मृत्यु भी हो सकती है। फिर अगला रोग है टिटनेस। तो यह रोग क्लास्ट्रीडियम टेटेनी नामक जीवाणु से होता है। क्लास्ट्रीडियम टेटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है टिटनेस। और ये जीवाणु धूल, मिट्टी, घोड़े की लीद, चौपायों के गोबर में पाया जाता है और चोट लगने पर ये घाव के स्थान से शरीर में प्रवेश कर जाता है। अगर हमारे शरीर में कहीं चोट लगी है तो ये उसी चोट से या उसी घाव से अंदर घुस जाता है और शरीर में पहुंचते ही आंत्र में तेजी से बढ़ने लगता है। आंत्र में पहुंच करके तेजी से बढ़ता है और गर्दन तथा जबड़े की पेशियों में तेजी से संकुचन होता है। पूरे शरीर में ऐंठन होती है और शरीर ऐंठकर धनुषाकार हो जाता है, धनुष जैसा हो जाता है। इसीलिए इसे धनुष रोग भी कहा जाता है, धनुष रोग। और आपको बता दें, अंत में श्वसन पेशियों के संकुचन से श्वसन क्रिया बंद हो जाती है और प्रायः रोगी की मृत्यु हो जाती है। चोट लगने पर एटीएस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, यानी इस रोग से बचने के लिए एटीएस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। और इसकी रोकथाम के लिए जन्म के 40 दिन के बाद शिशुओं को डीपीटी का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। फिर अगला है कोढ़ या लेप्रोसी। तो यह रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और इसका संक्रमण रोगी व्यक्ति के लगातार संपर्क में रहने से होता है। अगर आप किसी रोगी व्यक्ति के लगातार संपर्क में हैं तो आपको हो जाएगा। कोढ़ में त्वचा में घाव एवं गांठें बन जाती हैं। जो कोढ़ होता है, जो त्वचा होती है, उसमें घाव बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं। और आपको बता दें, धीरे धीरे अंगुलियां व नाक गलने लगती हैं। तंत्रिका तंत्र का हास होने के कारण अंगुलियों में उत्तेजना समाप्त हो जाती है। और इस रोग के उपचार के लिए डेप्सोन नामक प्रतिजैविक औषधि का उपयोग किया जाता है। डेप्सोन, आपको बता दें कि इसी जीवाणु जनित रोगों के अंतर्गत कुकर खांसी भी आती है, ऊपिंग कफ भी आता है, जिसे काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है। आशा है आप सभी लोगों को सभी बैक्टीरियल डिसीजेस अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।